हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं और आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हम जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे ना, ये आपके एसएससी जीडी के ही प्रीवियस ईयर 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन हैं। अब ये जो पेपर है ना, ये आपका बिल्कुल अच्छे लेवल का है, यानी कि इसके अंदर आपका इजी लेवल भी देखने को मिलेगा, आपको इसके अंदर मीडियम लेवल भी देखने को मिलेगा और शायद कुछ दो चार प्रश्न आपको इसमें हल्के से हार्ड लेवल के भी देखने को मिले। अगर आप बिगिनर हैं तो याद रखना कि आपकी तैयारी इस लेवल पर होनी चाहिए। खैर, अब हल्का सा पैटर्न एसएससी का टीसीएस का चेंज हो चुका है, वो हमने बताया है कि कौन कौन से आपको नए टॉपिक सेट करने हैं। ठीक है, ये 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पूरे 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे और 30 में से मैं चाहता हूं कम से कम आप लोग आज के टेस्ट में 20 प्रश्नों का सही जवाब दे पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। करिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? देखो जी, अपन सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहां पर ना प्रश्न दो टाइप से पूछे गए थे। एक प्रश्न आपका एसएससी सीएचएसएल में भी आया था। सीएचएसएल में इससे रिलेटेड क्या आया था देखिएगा। ये एसएससी जीडी में पूछा गया था 2019 में कि मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो हम मध्य प्रदेश को आंसर देंगे, ऑप्शन बी को। सीएचएसएल में पूछा गया था कि मटकी जो है वह किस क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा यह मालवा क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। अगर एक क्षेत्र पूछेगा तो मालवा क्षेत्र आंसर करेंगे, राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश को आंसर देंगे। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चोल वंश की राजधानी थी? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिएगा। और जितने भी वंश हैं उनकी राजधानियां हैं, ये कम से कम आपको याद होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आज की हमारी क्लास जो है वो प्रीमियर्ड है, जिसको हम रिकॉर्डेड कहते हैं। थोड़ा सा कहीं इमरजेंसी में जाना है तो हम लाइव क्लास नहीं कर सकते, आज रिकॉर्डेड क्लास है। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है, कम से कम समय में क्लास को खत्म करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं तंजौर, उनका राइट आंसर है। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। इसको तंजावुर भी कहते हैं वर्तमान में। क्या बोलते हैं? तंजावुर। अगर एग्जाम में तंजावुर आएगा तो घबराना नहीं है, आंसर दे देना है। कन्नौज और थानेश्वर आपको पता है हर्षवर्धन की राजधानियां थी। किसकी राजधानियां थी? हर्षवर्धन की। थानेश्वर हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी, कन्नौज हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी थी। कांचीपुरम का भी पता होना चाहिए। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की कैपिटल कांचीपुरम। निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? ऑप्शन स्क्रीन पर सारे अवेलेबल हैं। प्रश्न के आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। करिए सर आंसर, क्या आंसर देंगे? कायांतरित चट्टान इनमें से कौन सी नहीं है? तो जो भी आंसर ऑप्शन सी को बता रहे हैं ना, चूना पत्थर, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है जी। चूना पत्थर कायांतरित चट्टान नहीं है। अब देखिए, चूना पत्थर अगर कायांतरित नहीं है तो कौन सी चट्टान है? यह एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। आपसे क्या पता इसका रासायनिक नाम पूछ ले। इसका रासायनिक नाम भी है, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। सूत्र पूछेगा तो CaCO3, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? और मेरे ख्याल से यह प्रश्न आपका इजी लेवल है, यह बहुत ही इजी लेवल का प्रश्न है। सभी को सही आंसर देना है। जो बिल्कुल नए हैं ना, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, शायद उनको थोड़ी सी समस्या होगी अगर नहीं पढ़ा है। अगर किसी भी बुक को आपने एक या दो बार पढ़ लिया है या फिर आप 3-4 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न गलत कोई भी नहीं कर सकेगा। ठीक है ना? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है जी? तो बैकाल झील है, हम ऑप्शन बी को आंसर करेंगे। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, मीठे जल की झील है। ठीक है, इसके अलावा टिटिकाका झील क्या है? विश्व की सबसे ऊंची झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील तो अपने भारत में ही है ना?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? अब इस प्रश्न को ना मैं थोड़ा सा और ट्रिकी बनाने जा रहा हूं। इससे रिलेटेड मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगा, आंसर सभी को अभी इसी क्लास में देना है। ये देखो, ये आपसे पूछा है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण या कि नेशनलाइजेशन। अगर मैं आपसे यहां पर पूछ लूं कि भाई एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, तो क्या बता पाओगे? और अगर मैं आगे आपसे पूछ लूं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो क्या आंसर देंगे आप लोग? लीजिए, चलो अब बढ़ते हैं सॉल्यूशंस पर। अगर बोलेगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण तो आप लोग 1949 को आंसर देंगे। बात करेंगे एसबीआई के राष्ट्रीयकरण की तो 1955। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, ये मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले अपनी क्लास में बताया था, 19 जुलाई 1969 को। इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं, आप लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं छोटे से प्रश्नों में। 6th नंबर है, रोजर फेडरर एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस देश से है? अब जो है ना, ये 2019 से स्पोर्ट्स से कुछ इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, और अब जो भारत के पूछ रहा है वो आपसे राज्य पूछ रहा है। दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, बजरंग पूनिया किस राज्य से है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है, तो राज्य से भी याद रखिएगा। ये कौन सा खिलाड़ी किस देश से है, जो ट्रेंडिंग होगा करंट अफेयर्स में लगभग वो पूछता है ना। रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका संबंध कहां से है? स्विट्जरलैंड से है जी, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अलावा देखो, स्पेन से ना एक और टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है राफेल नडाल। अगर पूछेगा राफेल नडाल कहां से हैं, तो स्पेन से हैं। जमाइका से उसेन बोल्ट हैं, एक तेज धावक है यूसेन बोल्ट, वो जमाइका से हैं। रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया? ये देखो एसएससी जीडी 2019 में आया है, ये हम सारे प्रश्न 2019 के करवा रहे हैं, और यही जो सेम प्रश्न है ना, अभी दिल्ली पुलिस 2000 कांस्टेबल 23 में आया है, ये वाला सेम प्रश्न। अब इसमें ना एक प्रश्न और ऐड कर लीजिएगा, क्या पता आपसे यह पूछ ले कि जो रेलवे बजट है उसको आम बजट से अलग किसकी सिफारिश पर किया गया, तो एक वर्थ समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना, एक वर्थ समिति की सिफारिश पर, ठीक है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 1924 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेल बजट को आम बजट से एक वर्त समिति की सिफारिश पर 1924 में अलग किया गया। सभी का क्लियर है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग है। जैसे जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, है ना, ऐसे ही आपको क्या बताना है, भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता था? ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर जल्दी से करिएगा। देखो, जिसने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है गुप्त साम्राज्य, उनका राइट आंसर है। गुप्त साम्राज्य के काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? ये प्रश्न ना मैं आपको परसों डिटेल में करवा के हटा हूं, बिल्कुल डिटेल वाइज, समझ रहे हो, जिसमें मैंने आपको जीएसटी है, ये वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था इसकी स्थापना 1 जुलाई 2017 में हुई थी, है ना, लागू हुआ था, और भारत में सबसे पहले ये असम में लागू हुआ था। मैंने इसकी दर भी बताई थी, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये दर भी मैं आप सभी को बता के हटा हूं, ये सारी चीजें याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, आर्टिकल 279A, ठीक है ना, 279A 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जीएसटी से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? स्टैटिक जीके का प्रश्न है, और मेरे हिसाब से ये जो है इजी प्रश्न है, इसमें 99% विद्यार्थियों का आंसर सही आना चाहिए सर। आंसर करिएगा जल्दी से। आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या अब्दुल कलाम आजाद? ये अबुल कलाम आजाद हैं।
स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन है जी? क्या सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं? भीमराव अंबेडकर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर करिए। देखो ये प्रश्न पंचवर्षीय योजना में भी आता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना पता है ना, योजना अवकाश, तो उनसे भी रिलेटेड है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो विफल हो गई थी इसी युद्ध के कारण। ठीक है, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होने का वही कारण था। उसके बाद 1966 से 1969 तक योजना अवकाश था और 1969 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं एक दिन, है ना। अब यहां पर उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है? भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये करता है जी रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने ऑप्शन बी को दिया है। सभी का क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे डैश कहा जाता है? भाई जो धार्मिक संस्थान है उनको राज्यों से अलग करने की वकालत करता है उसे धर्मनिरपेक्षतावादी कहा जाता है। 14 नंबर, घमुरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखो ये प्रश्न कैसा है, जब दिल्ली पुलिस का मैं पेपर एनालाइज करवा रहा था ना, उसमें मैंने आपको टॉप 50 एक्सपेक्टेड प्रश्न बताए थे। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक दिन ये प्रश्न बताया था, उससे नेक्स्ट डे ये प्रश्न एग्जाम में आया था। देखो एक नृत्य है आपका घूमर, ठीक है, ये है घमुरा नृत्य और इसको घुमुरा नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो घूमर घमुरा या घुमुरा नृत्य है उसका संबंध ओडिशा से है सर। कहां से है? ओडिशा से है। और ये जो घूमर है ना ये राजस्थान से है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसमें म के ऊपर मात्रा लगी है, इसमें घ के ऊपर लगी है, इतना सा फर्क है। और थोड़ा सा आंसर ध्यान से देंगे जब एग्जाम देने बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं? एसएससी जीडी 2019 में आया है। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। यदि आपको आंसर के लिए समय चाहिए होगा तो सेशन को जरूर आप लोग रोक लीजिएगा। किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं जैविक और अजैविक घटक। जिसने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। जस्ट ए मिनट, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर स्क्रीन पर, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर करिएगा। पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है जी? तो कहां पर है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान? केरल में है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया या किसे दिया गया? देखो भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 1954 में ये सबसे पहले दिया गया था। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा है जीके में कि भाई राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी को ही सबसे पहले मिला है, तो वो सबसे पहले मिला है। ठीक है, सबसे पहले मिला है मींस उन्होंने सबसे पहले उन्हीं के हाथ में वो पुरस्कार दिया गया था। बट अगर आप थोड़ी डिटेल से चले तो 1954 में ना 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, भारत रत्न सबसे पहले मिला था सी राजगोपालाचारी को, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पता है ना, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। दूसरे नंबर पे ये मिला था राधा कृष्णन सर्वपल्ली को।
राधा कृष्णन सर्वपल्ली, ठीक है। और तीसरा ये किसको मिला था, सीवी रमन को, रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें फैक्ट क्या है कि सबसे पहले पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था, इन तीन लोगों में, फिर दूसरे और तीसरे नंबर पे इनको दिया गया था, पर मिला था सबको तीनों को 1954 में ही। यहां पर हम सीवी रमन को आंसर देंगे जी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, ठीक है ना। कभी बोलो कि राधा कृष्णन सर्वपल्ली ऑप्शन में नहीं है, इन तीनों को पहले मिला है यानी कि 1954 में, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको ऑप्शन ए को आंसर देना है। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अब मैं ये भी बोलूंगा भाई, जो देखो 1-2 महीने से तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये लेवल आसान है, ये 2019 का पेपर है और ये मेरे लिए भी बहुत आसान है। मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वाईवी रेड्डी, दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे। बहुत आसान और बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, हम ऑप्शन ए को आंसर देंगे जी यहां पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। भारत के दक्षिण में कौन कौन से बंदरगाह हैं, चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, है ना, तूतीकोरिन बंदरगाह, कहां पर हैं ये, सभी तमिलनाडु में है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह भी जो है वो तमिलनाडु राज्य में ही है, ऑप्शन बी आंसर है आपका। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहां स्थित है। ये प्रश्न तो बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है ये। मद्रास, कोयंबटूर, शिमला, पोर्ट ब्लेयर। देखो जीके जीएस में ना यही एक छोटा सा फंडा है, अगर आपने चीजें पढ़ी हैं तो आपको आसान लगती हैं और कर पाओगे, अगर नहीं पढ़ी हैं तो मान लो आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर आप बता कैसे पाओगे, आपके लिए टफ हो गया। बट अकॉर्डिंग टू 2023 आज के लेवल के हिसाब से इस प्रश्नों की गिनती भी नहीं होती है, ये बहुत आसान लेवल हो गया है। हम 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। देखो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयंबटूर में है, शिमला में कौन सा है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय आलू, है ना, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट कर सकता है, कार्बन, क्लोरीन, गंधक, सिलिकॉन। ओजोन परत को इनमें से क्या नष्ट कर सकता है, कौन नष्ट कर सकता है जी, ओजोन परत। हाँ जी, क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, क्लोरीन। देखो एक फ्रिज में ना पहले एक गैस डाली जाती थी जिसको सीएफसी कहते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ओजोन परत को बहुत अधिक हानि पहुंचाती थी ये, फिर इसलिए जो है फ्रिज में और एसी वगैरह में इस गैस को डालना बंद कर दिया गया, सीएफसी को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसको, है ना। क्लोरीन गैस जो है वो इसी का एक प्रतिरूप है और कुछ हद तक ओजोन परत को नष्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है। दुमहल निम्नलिखित में से डैश की नृत्य शैली है, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। दुमहल लोक नृत्य, देखो 2-3 और नृत्य बताता हूं मुझे जैसे याद आ रहे हैं, ये मैंने एक दिन कुछ पहले बताया था आपको, एक नृत्य बताया था मैंने आपको, हिकत, हिकत या हिकात कहते हैं। दूसरा देखो, दूसरा मैं आपको बताता हूं कूद डंडी नाच, ठीक है ना, कूद डंडी नाच, है ना। इसके अलावा मैं आपको एक नृत्य और बताता हूं जो कि बहुत फेमस है, अब आप लोग आंसर कर पाएंगे, राउफ नृत्य, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के और कौन कौन से नृत्य हो सकते हैं जी, कूद दंडी नाच हो गया, हिक्कत हो गया, राउफ हो गया, ये दुमहल हो गया, ये जम्मू और कश्मीर के प्रसिद्ध नृत्य हैं। हम ऑप्शन ए को आंसर देंगे, सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है ना। चलो जी, एक नृत्य और है जो मेरे माइंड से आउट हो रहा है, जो माइंड में नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया। 22 के बाद भाई 23 नंबर क्वेश्चंस तो नहीं है, एक क्वेश्चन मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 23, उसके लिए माफी चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, यानी कि टोटल हमारी क्लास में आज 29 प्रश्न है, 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया है। 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति किसने प्रस्तावित की थी, सबसे आसान प्रश्न है ये, दिल्ली पुलिस में भी आया है और ये वैसे भी प्रश्न जो है आपको आना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा ही जाता है। 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति किसने प्रस्तावित की, डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे अपन, RH विटेकर ने प्रस्तावित की थी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
ये देखो D.I. इवानोवस्की, इन्होंने विषाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज किसने की है पूछेगा, तो विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी, अर्नेस्ट मेयर। चलो क्वेश्चन नंबर 25 है, रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली शुरू की? देखो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। उसमें अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है ना। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे, है ना। और इन्होंने दोहरा शासन भी लागू किया था। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त पता होना चाहिए, लॉर्ड कार्नवालिस के समय में लागू हुआ था 1793 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। यह बहुत आसान प्रश्न हो गया मेरे हिसाब से, तो क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था मैंने आपको? पीएच स्केल के बारे में। पीएच मान यानी कि पीएच स्केल से नापा जाता है। अब इसका ही मेन काम होता है इन सब चीजों में। पीएच स्केल का जो सार होता है ना, वो 0 से 14 तक होता है। देखो बीच में आता है 7, जो 7 होगा जिसका पीएच मान, वो उदासीन होगा। उदासीन मतलब क्या होता है? टेस्टलेस, टेस्टलेस, स्वादहीन बोलते हैं, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, उसका पीएच मान 7 होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो क्या होंगे? अम्लीय होंगे, खट्टे होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है, खट्टे जो है वो अम्लीय होते हैं। इसके अलावा जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है ना। पीएच मान की खोज, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी सॉरेनसन ने। कृपया करके आप लोग यह भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली। देखो सिंपल सी चीज है, एक चीज सभी को पता है कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, इसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं? इसमें टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, यह भी पता होगा ना। पहले कितनी भाषाएं थी? तो पहले संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 2003 में ही आखिरी संशोधन हुआ है, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जिसमें आपकी एक भाषा आती है मैथिली, एक भाषा आती है आपकी संथाली, ठीक है ना। इसके अलावा बोडो और डोगरी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ी गई। और इसके बाद हमारी 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं जिनको राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने ऑप्शन डी को दिया है। आगे बढ़ते हैं 28, नीति आयोग के संदर्भ में नीति में टी का अर्थ क्या है? ये नीति आयोग तो पता है ना सभी को, स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। इससे पहले क्या हुआ करता था? योजना आयोग। क्या हुआ करता था? योजना आयोग। शायद इसकी स्थापना, श्योर नहीं हूं, 15 मार्च 1950 में हुई थी, है ना। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। बाद में 1 जनवरी 2050 को योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग शुरू किया गया। नीति आयोग का पूरा नाम भी पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट है जी। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट, चौरी चौरा कांड के तहत किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर पुणे पैकेट आंदोलन? चौरी चौरा कांड भी पता होना चाहिए, 4 फरवरी 1922 में हुआ था, है ना। ब्रिटिश की जो जेल थी उसको भारतीय ने जला दिया था और बहुत सारे जो छुपे हुए लोग थे वहां पर 22 के आसपास जो है वो जलकर मर गए थे, ठीक है।
उसके इसका इफेक्ट कहां पे पड़ा? असहयोग आंदोलन पर। असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, पुणे पैकेट जो है गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था 1932 में। सभी का क्लियर है? चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसके बाद क्लास को बंद करते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगा होगा। रिकॉर्डेड क्या है, थोड़ी सी छोटी क्लास है, थोड़ा सा काम है इसलिए अपन लाइव नहीं आ सकते, बट उम्मीद करूंगा सेशन जरूर पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के डैश में भारत के राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा? आर्टिकल 72 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अनुच्छेद 108 भी पता होना चाहिए, संविधान की संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का वर्णन अनुच्छेद 44 में है। ठीक है। अनुच्छेद 169 क्या है? विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन। देखो, जैसे यहां पर इसको समझो, इसके बाद मैं सेशन को बंद करता हूं। जैसे हमारे सेंटर में क्या होती है भाई? संसद होती है ना? संसद में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा। मैं सदन की बात कर रहा हूं, 2 सदन हैं, अंग 3 हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, और दूसरा सदन क्या होता है? राज्यसभा होता है। ठीक है ना? ऐसे ही ना जो राज्य होती है ना, राज्य में होता है विधानमंडल। राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। अब विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, राइट, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद। देखो, काम सबका सेम टू सेम है। संसद की बात करेंगे तो संसद का गठन आर्टिकल 79 में है, फिर राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 में है, और लोकसभा जो है वो आर्टिकल 81 में है। अनुच्छेद की बात कर रहा हूं। ऐसे ही विधानमंडल भी पता होना चाहिए, आर्टिकल 168 में विधानमंडल का गठन है, विधानसभा का गठन आर्टिकल 170, और विधान परिषद आर्टिकल 169 में है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? लोकसभा जो है ये संसद का निम्न सदन है, यानी कि लोअर हाउस है, निम्न सदन। ऐसे ही ये विधान सभा भी विधानमंडल का निम्न सदन है। ठीक है ना? बाकी ये दोनों अपर हाउस हैं। ऐसे ही इसमें जो भी इसके सदस्य बनेंगे उनको कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यहां पर राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए सदस्य की। ऐसे ही विधान परिषद क्योंकि निम्न सदन है तो यहां पर 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और विधान परिषद में उस व्यक्ति की आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, चीजें समझ गए? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा डायग्राम बनाकर जल्दी से याद हो जाती हैं। तो भाई ये था आपका आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन जरूर पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा आपके इन 30 में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं, आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास डेली रात को 8 बजे ही चलेगी, सभी को तैयार रहना है कल से भी। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।